हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट ऑनलाइन मेडिकल लेक्चर्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड ग्लैंड की फिजियोलॉजी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो हमने आज के टॉपिक के लिए सेलेक्ट किया है सब्जेक्ट फिजियोलॉजी की एक कॉम्पिटेंसी PY 8.2 जो कि एंडोक्राइनोलॉजी सेक्शन में आता है। डिस्क्राइब द सिंथेसिस, सीक्रेशन, ट्रांसपोर्ट, फिजियोलॉजिकल एक्शंस, रेगुलेशन एंड अल्टर्ड सीक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो ये फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में से हमने कॉम्पिटेंसी सेलेक्ट की है PY 8.2। तो इसके तहत हम फिजियोलॉजी का आज का टॉपिक हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रॉड टॉपिक है इसको हमने छोटे से ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड किया है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड की फिजियोलॉजी है हम ये फॉलोइंग हेडिंग्स में पढ़ेंगे: सिंथेसिस, सीक्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट, इट्स फिजियोलॉजिकल एक्शंस, रेगुलेशन ऑफ सीक्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ अल्टर्ड सीक्रेशन। ओके, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो MBBS के फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में 10 मार्क्स का बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, डिस्क्राइब दी सिंथेसिस, सीक्रेशन, ट्रांसपोर्ट एंड फिजियोलॉजिकल एक्शन, रेगुलेशन एंड अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ओके, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव लेते हैं, डिस्क्राइब द सिंथेसिस, सीक्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ओके, पहले एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो थायराइड ग्लैंड, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि थायराइड ग्लैंड जहाँ यहाँ पर नेक में एंटीरियर रीजन में होता है, तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट करता है। 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन। ओके, 2 प्रिंसिपल हार्मोन हैं, वो है T3 यानी कि ट्राईआइडोथायरोनिन, T4 यानी कि टेट्राआइडोथायरोनिन, जिसको थायरोक्सिन भी कहा जाता है, थायरोक्सिन। और एक तीसरा हार्मोन है कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। ओके, थायराइड हार्मोन एक लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे बॉडी का। एंडोक्राइन ग्लैंड को जो है डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, जो अपने हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में डालते हैं। ठीक है, तो उसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। तो हमारे बॉडी में बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे कि पिट्यूटरी है, आइलेट्स ऑफ लैंगर, उसी तरह थायराइड ग्लैंड है। तो हर एंडोक्राइन ग्लैंड कुछ हार्मोन्स, हार्मोन्स यानी एक केमिकल सब्सटेंस है जो एंडोक्राइन ग्लैंड से ब्लड में सीक्रेट होता है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये 3 हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। कौन से? T3, T4 और कैल्सीटोनिन। इसके अलावा रिवर्स T3 भी होता है, लेकिन फर्स्ट MBBS के लिए इतना काफ़ी है, T3, T4 और कैल्सीटोनिन। तो इसको समझने के लिए मैं आपको फिर से हिस्टोलॉजी के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा। तो जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप बेस्ट ऑनलाइन मेडिकल लेक्चर्स के जो हमारा चैनल है उसमें थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, उसमें एक बार आप जाइए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा से समझ में आए। फिर भी मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि आपको ब्रीफली समझाऊँ कि हिस्टोलॉजी यानी कि अगर हम ये थायराइड ग्लैंड को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या नज़र आएगा। तो ये जो थायराइड ग्लैंड का टिश्यू है, बेसिकली इसके अंदर जो है थायराइड फॉलिकल्स नज़र आते हैं। थायराइड फॉलिकल्स, ऐसे बहुत सारे थायराइड फॉलिकल्स नज़र आते हैं। ओके, इसको फॉलिकल्स कहते हैं। तो फॉलिकल्स में जो है ये बहुत से फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स जो कि स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं। तो ये जो फॉलिकुलर सेल्स है यूजुअली ये क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं फॉलिकुलर सेल्स। इन डिटेल हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो अब जस्ट आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समझने के लिए, थायराइड ग्लैंड का सिंथेसिस कैसा होता है, थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कैसा होता है, उसके बारे में। तो ये जो फॉलिकुलर सेल्स है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है इसको क्या है, कोलॉइड कहते हैं। ओके, और ये जो फॉलिकुलर सेल्स के बीच में और एक दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं, इसको पैराफॉलिकुलर सेल्स कहते हैं और सी सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि आप जानते हैं 3 हार्मोन्स जो है ये थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, T3, T4 और कैल्सीटोनिन। द प्रिंसिपल थायराइड हार्मोन्स ये T3 और T4 थायराइड हार्मोन्स अगर जनरली अगर हम कहेंगे तो ये T3 और T4 को कहते हैं। ठीक है, तो ये T3 और T4 यानी कि ट्राईआइडोथायरोनिन और टेट्राआइडोथायरोनिन, जिसको थायरोक्सिन भी कहा जाता है, ये जो है कहाँ से पैदा होते हैं या प्रोडक्शन होते हैं, ये सेल से, फॉलिकुलर सेल्स। ओके, ये जो फॉलिकुलर
फॉलिकल्स है, इसके अंदर जो स्क्वामस एपिथेलियम है, ये सेल से जो है ब्लड वेसल्स में T3 और T4 रिलीज होते हैं, यानी कि थायराइड हार्मोन्स खून में आके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। इसके अलावा ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स है जो फॉलिकल्स के बीच में होते हैं, ये जो है एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं कैल्सीटोनिन। ओके, सो बेसिकली ये कैल्सीटोनिन जो है कैल्शियम होम्योस्टेसिस में मदद करती है, यानी हमारे जिस्म में कैल्शियम बैलेंस मेंटेन करने के लिए मदद करती है। तो हम टाइम बिंग आज की जो ये टॉपिक है इसमें कैल्सीटोनिन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम पैराथार्मोन या कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे या कैल्शियम होम्योस्टेसिस के बारे में जब डिस्कस करेंगे। आज का जो है थायराइड हार्मोन्स यानी कि T3 T4, थायराइड हार्मोन्स मीन्स यही T3 एंड T4, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो याद रखिए ये जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, अगर हम ये थायराइड ग्लैंड को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये टाइप के सेल्स नजर आएंगे। तो ये सेल्स में से फॉलिकुलर सेल्स में से ये जो है T3 T4 रिलीज होता है और पैराफॉलिकुलर सेल से कैल्सीटोनिन। ठीक है, इतना बेसिक जानते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये कैसे प्रोडक्शन होता है। पहला जो ऑब्जेक्टिव है सिंथेसिस, सीक्रेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ दी थायराइड हार्मोन्स, यानी कि ये थायराइड जो हार्मोन्स है T3 एंड T4 ये पैदा कैसा होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड डिसीजेस को समझने के लिए। ओके, तो थायराइड हार्मोन्स बनने के लिए यानी कि ये T3 T4 बनने के लिए दो केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दो केमिकल कौन से हैं? एक तो है आयोडीन। आयोडीन आपने सुना होगा, नमक में आयोडीन मिला के देते हैं, गवर्नमेंट के बहुत से एडवर्टाइजमेंट होते हुए आयोडाइज साल्ट इस्तेमाल करिए क्योंकि इसकी डिफिशियंसी से थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं। और एक केमिकल होता है टाइरोसिन। ओके, ये दो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं थायराइड ग्लैंड का प्रोडक्शन होने के लिए, टाइरोसिन और आयोडीन। एक इंपॉर्टेंट है आयोडीन। तो आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से पहले हम जो है आयोडीन मेटाबॉलिज्म के बारे में कुछ हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आयोडीन जो है जिस्म में जो है डेली 500 माइक्रोग्राम जो है हमारी बॉडी में एंटर होता है। डेली रिक्वायरमेंट अराउंड 100 से 200 माइक्रोग्राम होता है। और डाइटरी इंटेक के जो रिसोर्सेस हैं यानी कि जो आयोडीन के जो रिच फूड्स हैं वो है सी फिश यानी कि मछली, ब्रेड, मिल्क यानी कि दूध और वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, इसमें आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी आयोडीन रिच फूड है। तो पहले देखते हैं कि आयोडीन हमारे जिस्म में कैसे मेटाबोलाइज होता है या जाता है, उसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए ग्राफ डायग्राम उतार रहा हूँ मैं जीआई ट्रैक्ट का, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो बॉडी में देखिए 500 माइक्रोग्राम, जैसे हमने बताया कि एक एवरेज इंटेक होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यानी 500 माइक्रोग्राम फूड के ज़रिए यानी खाने के ज़रिए हमारे बॉडी में एंटर होता है। और ये तकरीबन ऑलमोस्ट 100% जो है ये एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि पेट में जाके इंटेस्टाइन में जाके जो है ECF पूल में ये जमा हो जाता है, यानी कि ब्लड में ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये जो 500 माइक्रोग्राम जो है जो डाइट में जाता है आयोडीन, ये 500 माइक्रोग्राम जो है आयोडीन जो है इसमें एंटर हो जाता है ECF में। ठीक है, अब जो हमारा थायराइड ग्लैंड है यानी कि थायराइड टिश्यू है जिसको आयोडीन ज़रूरी है थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए। हाँ, तो इसको थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है इसको आयोडीन की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये जो 500 माइक्रोग्राम जो फूड में से जाता है इसमें से तकरीबन 120 यानी 120 माइक्रोग्राम जो है थायराइड टिश्यू ले लेता है। ठीक है, तो अगर ये 500 में से यानी 500 में से 120 ले लेगा तो यहाँ पे ECF में कितना बचा? तकरीबन 380। ओके, ये जस्ट एक एवरेज वैल्यूज़ है, 380 माइक्रोग्राम जो है ECF में बच गया। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो है 120 माइक्रोग्राम। अब ये 120 माइक्रोग्राम आयोडीन लेगा और इसके जो सेल्स में से जो है हार्मोन्स बनाएगा T3 और T4। ओके, सो ये जो हार्मोन्स थायराइड हार्मोन्स, आपने कभी ब्लड रिपोर्ट में देखा होगा T3 T4 TSH वैल्यूज। ओके, तो ये T3 इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट में भी। T3 एंड T4 जो है ये तक इसमें 80 माइक्रोग्राम जो है आयोडीन होता है। ओके, 80 माइक्रोग्राम जो है आयोडीन होता है। और
ये जो 40 माइक्रोग्राम ये फिर से ECF पूल में वापस दे देता है। 40 माइक्रोग्राम जो है ECF पूल में यानी ब्लड में वापस दे देता है थायराइड, और 80 माइक्रोग्राम ये थायराइड हार्मोन्स में आयोडीन रहता है। अब ये जो 80 माइक्रोग्राम्स जो थायराइड हार्मोन्स में है अपना एक्शन करेंगे और यानी दूसरे टिश्यूज़ में जाके एक्शन करेंगे, फाइनली लीवर में मेटाबोलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब लीवर में मेटाबोलाइज हो जाएंगे तो लीवर में मेटाबोलाइज होने के बाद 80 में से जो है 60 माइक्रोग्राम फिर से सर्कुलेशन में आ जाएंगे, आयोडीन फिर से ब्लड सर्कुलेशन में यानी ECF में आ जाएगा, और जो है 20 माइक्रोग्राम जो है बाइल यानी बिलियरी डक्ट, बाइल के ज़रिए इंटेस्टाइन में मिल जाएगा। इंटेस्टाइन के ज़रिए जो है एक्सक्रीट होगा स्टूल्स में, स्टूल्स में एक्सक्रीट होके 20 माइक्रोग्राम, ओके, यानी इंटेस्टाइन के ज़रिए 20 माइक्रोग्राम जो है एक्सक्रीट हो जाएगा, यानी जिसम के बाहर निकल जाएगा, वेस्ट एक्सक्रीट केस। ठीक है, अब ब्लड में कितना जमा हो गया, ये 380 माइक्रोग्राम, 40 माइक्रोग्राम जो थायराइड से आया, फिर ये लीवर से जो है 60 आ गया, तो तकरीबन 480 माइक्रोग्राम। सो जो ये 480 माइक्रोग्राम जो आयोडीन है ये जो है किडनी में जाएगा, यानी ECF से किडनी के ज़रिए जाके यूरिन में यानी पेशाब के ज़रिए निकलेगा, तो पेशाब के ज़रिए जो है 480 माइक्रोग्राम आयोडीन रिलीज हो जाएगा, निकलेगा बाहर जिसम। यानी कि दिन में जो है एवरेज इंटेक जैसे हमने देखा था 500 यानी 500 माइक्रोग्राम आयोडीन खाने के ज़रिए हमारे जिसम में एंटर होगा, उसमें से जो है थायराइड 120 लेगा, फिर ये सब हो जाने के बाद अल्टीमेटली 480 जो है यूरिन यानी पेशाब के ज़रिए निकलेगा, और 20 माइक्रोग्राम जो है एक्सक्रीटा यानी स्टूल्स के ज़रिए निकलेगा। तो टोटली 500 जो एंटर हो गया था डेली एक्सक्रीट भी होगा, और बीच में इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, यानी थायराइड लेगा, लीवर में जाएगा, ECF में जाएगा, किडनी में जाएगा, बाइल डक्ट में जाएगा, तो इतना सब मेटाबॉलिज्म होगा। ओके, इसको जानने की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया आयोडीन एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। तो बहुत से जगह जहाँ पे खाने में खान पान में अगर आयोडीन की कमी है तो थायराइड के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। तो थायराइड के डिसीजेस समझने के लिए जो है आयोडीन मेटाबॉलिज्म समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये बेसिक्स अभी हमने पता किया है कि आयोडीन मेटाबॉलिज्म कैसा होता है। अब ये बेसिक्स जानने के बाद अब आते हैं मेन टॉपिक पे, बायोसिंथेसिस एंड स्टोरेज एंड सीक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स। यानी कि ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं T3 एंड T4, हाँ, ट्राईआइडोथायरोनिन या टेट्राआइडोथायरोनिन जिसको हम थायरोक्सिन भी कहते हैं T4 को, ये हार्मोन जो है कैसे प्रोड्यूस होते हैं या कैसे पैदा होते हैं थायराइड ग्लैंड में। ठीक है, कैसे पैदा होते हैं थायराइड ग्लैंड में, उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करते हैं। तो मैंने आपको अभी जस्ट नाउ जो है ब्रीफ डिस्कशन बताया था हिस्टोलॉजी का, यानी कि माइक्रोस्कोप में थायराइड ग्लैंड कैसे नज़र आता है। तो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, फॉलिकल्स उसमें होते हैं, और ये जो है उसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। अभी मैं जो है एक फॉलिकुलर सेल को ले रहा हूँ। ठीक है, अभी जो एक बड़ा उतारूंगा मैं, ये एक फॉलिकुलर सेल को उतारूंगा। ठीक है, अब एक रफ डायग्राम उतार रहा हूँ। तो ये जो फॉलिकुलर सेल है, एक जो फॉलिकुलर सेल है इसको बड़ा उतार रहा हूँ। हाँ, तो इसमें जो है न्यूक्लियस होगा, दूसरी चीज़ें होंगी। ओके, ये एक सेल को, इसमें जो जितने नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये और एक फॉलिकुलर सेल है, फिर उसके जो है साइड में और एक फॉलिकुलर सेल है। अभी जस्ट आप कॉन्सेंट्रेट करिए, इसको एनलार्ज करके थायराइड ग्लैंड के अंदर जो सेल्स हैं, ठीक है, एक फॉलिकुलर सेल है। ठीक है, और जो ये जो सेंटर में है फॉलिकुलर सेल के बीच में, इसको क्या कहते हैं, कोलाइड। जो ल्यूमन है, फॉलिकल्स का ल्यूमन है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको कोलाइड कहते हैं। ठीक है, फिर उसके आतराफ में ये जो एक ब्लड वेसल है, तो ये जो फॉलिकुलर सेल के आतराफ में ये ब्लड वेसल्स। ओके, इसी चीज़ को मैंने एनलार्ज कर दिया है। होप ये क्लियर है। ये एक इमेजिन करिए, ये एक फॉलिकुलर सेल है फॉलिकल्स में थायराइड ग्लैंड का, उसके अतराफ में जो है ये ब्लड वेसल है, और ये फॉलिकल के अंदर जो है कोलाइड है, इसके बाजू ये भी एक फॉलिकुलर सेल होगा, ये भी फॉलिकुलर सेल होगा। ठीक है, तो अभी थायराइड हार्मोन्स यानी कि T3 और T4 ये जो है
ये प्रोड्यूस होते हैं फॉलिकुलर सेल से और जो है ब्लड वेसल में एंटर होते हैं। तो कैसे प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करते हैं और ये 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो बायोसिंथेसिस पे गौर करिए, इतने सारे स्टेप्स होते हैं। पहला है आयोडीन ट्रैपिंग, देन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन, then oxidation of iodides, then organification of thyroglobulin, coupling reaction and storage। तो इतने स्टेप्स हैं, वन बाय वन हम इसके ऊपर देखते हैं। तो पहला स्टेप है आयोडाइन ट्रैपिंग, यानी आयोडीन जो है थायराइड सेल में एंटर होगा। तो अभी हमने आयोडीन मेटाबॉलिज्म के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस किया था। तो आयोडीन जो है, ओके, आयोडीन जो है आयोडाइड फॉर्म में, आई उसके ऊपर माइनस की साइन लगा रहे हैं हम, आयोडाइड की फॉर्म में जो है एंटर होगा थायराइड फॉलिकुलर सेल में। तो अभी एंटर कैसा होगा, एक इसमें जो है ट्रांसपोर्टर है, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर कहते हैं इसको, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर NIS, इसके तहत ये एंटर होगा। तो इस डायग्राम में आप देखिए, ये जो है सोडियम और आयोडाइन जो है एक साथ ये जो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल के थ्रू खून से यानी ब्लड से जो है ये थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल में बेसल मेम्ब्रेन जो बेस होता है, बेस में एंट्री कर रहा है। एपेक्स के अंदर यहाँ पे कोलाइड है, यहाँ के अंदर जो है कोलाइड है, ठीक है, यहाँ पर कोलाइड है। तो बेस से आयोडाइड जो है, आयोडीन जो है आयोडाइड की रूप में एंटर होगा, ठीक है। तो आप आयोडाइड एंटर हो गया तो फॉलिकुलर सेल में आयोडाइड एंटर हो गया। सो ये आयोडाइड जो है सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर के जरिए आयोडाइड होगा, ओके। तो ये जो है पहला स्टेप है, पहला स्टेप है आयोडीन अपटेक, ओके। फिर ये जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि TSH जो है कंट्रोल करता है इसको आयोडाइड अपटेक को, ओके। सो TSH जो है कंट्रोल करता है आयोडाइड अपटेक को। और एंटी थायराइड ड्रग्स यानी कि हाइपरथायराइडिज्म में जब थायराइड हार्मोन की मात्रा जिस्म में बढ़ती है तो थायरोटॉक्सिकोसिस होता है, या जो थायराइड की जो बीमारी होती है जो ज़्यादा हार्मोन लेवल होने के लिए, तो उसमें जो हम जो दवाई देते हैं जिसको एंटी थायराइड एजेंट्स कहते हैं, जैसे थायोसाइनेट है, पेरक्लोरेट है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, कौन से दवाएं हम जो है थायराइड की बीमारी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो थायोसाइनेट है ये जो है इनहिबिट करता है इस ट्रांसपोर्टर सिस्टम को, यानी कि आयोडीन को थायराइड सेल के अंदर ही एंटर नहीं होने देगा, तो थायराइड हार्मोन ही नहीं बनेगा, ओके। तो ये रहा थायराइड आयोडीन ट्रैपिंग। सेकेंड है सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि दो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल जरूरी है, एक तो आयोडीन है और एक है टाइरोसिन। सो टाइरोसिन और आयोडीन जब मिलेंगे तो थायराइड हार्मोन बनेगा। तो एक तो आयोडीन रॉ मटेरियल एंटर होगा। अब दूसरा है सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल, ओके। एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है थायरोग्लोबुलिन, ओके। तो मैं इसको जो है T और G के रूप में लिखता हूँ। ये है थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। ये सीक्रेशन और सिंथेसिस इसकी पैदावार कैसी होती है, तो किसी और सेल के तरह इसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है और एक क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर से इसकी पैदावार होती है थायरोग्लोबुलिन। तो थायरोग्लोबुलिन बेसिकली एक ग्लाइकोप्रोटीन है, हाँ, एक केमिकल स्ट्रक्चर में ये ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी कि इसमें ग्लूकोज का भी केमिकल होगा, ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट्स भी रहेगा, प्रोटीन की भी मात्रा रहेगी, ओके। तो दोनों जब मिलेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन रहेगा। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पैदा होगा फॉलिकुलर सेल से, फिर गोल्गी अपैरेटस में प्रोसेस होगा। तो ये जो थायरोग्लोबुलिन जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में तकरीबन 140 टाइरोसिन रेसिड्यूज रहेंगे, यानी कि थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल में ये जो है टाइरोसिन जो केमिकल है, एक अमीनो एसिड है बेसिकली, तो ये जो है प्रेजेंट रहेगा, यानी कि ये थायरोग्लोबिन मॉलिक्यूल में टाइरोसिन रहेगा, ठीक है। आयोडीन तो फूड की तरह खाने के जरिए खून में चला गया और खून से जो है थायराइड के फॉलिकुलर सेल में एंटर हो गया, और ये थायरोग्लोबुलिन थायराइड ग्लैंड के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पैदा हो गया। ये थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के अंदर ही टाइरोसिन रहता है, जिससे जो है थायराइड हार्मोन बनेगा। अभी कैसा बनेगा हम अभी डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड्स।
तो ये जो आयोडीन जो एंटर हुआ है आयोडाइड के किस्म में हुआ है, आयोडाइड के रूप में एंटर हुआ है, आयोडीन के अंदर के रूप में नहीं। तो ये जो आयोडाइड है ये जो फॉलिकुलर सेल में एंटर हुआ है ये जो है कोलाइड में चला जाएगा। ओके, कोलाइड में एंटर होगा आयोडाइड। तो ये कोलाइड के ल्यूमन के अंदर चला गया, यानी कि इसके अंदर चला गया आयोडाइड। तो कैसे जाएगा? तो यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसको कहेंगे पेंड्रिन। तो ये जो ट्रांसपोर्ट चैनल है पेंड्रिन, इससे रिलेटेड एक सिंड्रोम है पेंडर्ड सिंड्रोम, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी टाइमिंग रिमेंबर करिए। ये जो पेंड्रिन है तो पेंड्रिन के जरिए ये जो सोडियम इंडिपेंडेंट, यहाँ के जो सोडियम के साथ एंटर होता है, ये सोडियम इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर होता है, आयोडाइड एंटर हुआ। अब ये जो आयोडाइड एंटर हुआ है ये आयोडाइड जो है आयोडीन में कन्वर्ट होगा। तो कैसे कन्वर्ट होगा? एक एंजाइम के जरिए, पेरोक्सीडेज। सो जो ये थायराइड पेरोक्सीडेज जो है कोलाइड ल्यूमन में, सो आयोडाइड से आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा? ये जो आयोडीन है अब ये थायरोग्लोबुलिन रेसिड्यूज में मिलेगा। जो थायरोग्लोबुलिन जो मॉलिक्यूल है जो उसमें फॉलिकुलर सेल में है, तो ये जो थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है ये जो है एक्सोसाइटोसिस के जरिए, एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के जरिए ये भी जो है कोलाइडल ल्यूमन में एंटर हो जाएगा। तो थायरोग्लोबुलिन जो मॉलिक्यूल जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोड्यूस हुआ था, यानी प्रोडक्शन हुआ था उसका, वो अभी कोलाइड में आ गया। यानी अभी ये कोलाइड में जो फॉलिकुलर सेल के अंदर थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल भी है और आयोडीन भी है। ठीक है, ये जो दोनों जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन का माने आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन रेसिड्यू इन द थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल, यानी कि थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के अंदर जो है टायरोसिन केमिकल होता है। तो जब ये आयोडीन जाकर इस टायरोसिन मॉलिक्यूल में मिलेगा तो उसे हम ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल कहेंगे। अगर ये टायरोसिन जो है पहले थर्ड पोजीशन पे टायरोसिन मॉलिक्यूल पे जाके जुड़ जाएगा तो एक केमिकल बनेगा मोनोआइडोटायरोसिन MIT। और अगर आयोडीन जो है फिफ्थ पोजीशन पे जाके अगर इस पे मिलेगा इस थायरोग्लोबुलिन के मॉलिक्यूल को तो इसे कहेंगे डाईआइडोटायरोनिन। ओके, सो तो ये मोनो और डाईआइडोथायरोनिन जो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, अगर दो डाईआइडोथायरोनिन थायरोक्सिन अगर दो मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे तो ये डाईआइडोथायरोनिन बनते हैं T4, यानी कि टेट्राआइडोथायरोनिन। और अगर एक मॉलिक्यूल डाईआइडोथायरोनिन और एक मोनोआइडोथायरोनिन मिलेगा, मोनो यानी एक, डाई यानी कि दो, तो ये बनता है T3 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अभी थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के अंदर जो टायरोसिन है उसके साथ जब आयोडीन जुड़ जाएगा तो ये केमिकल्स बनते हैं मोनोआइडोटायरोसिन और डाईआइडोटायरोसिन और ट्राईआइडोथायरोनिन और टेट्राआइडोथायरोनिन। तो इसमें से जो T3 ट्राईआइडोथायरोनिन और T4 यानी टेट्राआइडोथायरोनिन जिसको थायरोक्सिन भी कहते हैं, ये जो है थायराइड हार्मोन्स है। तो थायराइड हार्मोन्स बन गए अभी, लेकिन बन के अभी फिलवक्त कोलाइड में ही है। अब इसको कोलाइड में जो है ये एक कोलाइड ड्रॉपलेट के किस्म में तकरीबन 3 महीने तक ये स्टोर रहते हैं। हाँ, 3 महीने तक, अगर आयोडीन ना भी मिले 3 महीने तक तो भी जिस्म में स्टोर रहेगा और आपको जब भी ज़रूरत है थायराइड हार्मोन की थायराइड ग्लैंड से खून में चला जाएगा। ठीक है, अभी ये स्टोर रहेगा ये थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल में जो है T3 T4। अब जो T3 T4 ये वापस से ब्लड में कैसे सिक्रीट होगा, तो देखते हैं सीक्रीशन कैसा होगा। तो ये जो सीक्रीशन का जो प्रोसेस है, फर्स्ट एंडोसाइटोसिस, यानी कि ये जो कोलाइड ड्रॉपलेट है, ये जो थायरोग्लोबुलिन का जो कॉम्प्लेक्स है, थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल, और जिसमें जो है मोनोआइडोटायरोसिन भी है, डाईआइडोटायरोसिन भी है, T3 भी है, T4 भी है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है एंडोसाइटोसिस के जरिए फिर से कोलाइड से जो है एंडोसाइटोसिस के जरिए थायराइड फॉलिकुलर सेल के अंदर एंटर हो जाएगा।
अब एंडोसाइटोसिस क्या है, एक्सोसाइटोसिस क्या है, आप फिजियोलॉजी में जनरल फिजियोलॉजी ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में पढ़े होंगे। टाइम मुझे परमिट नहीं करेगा उसकी डिटेल्स मालूम करने के लिए। अगर आपको ये ट्रांसपोर्ट के बारे में नहीं पता तो आप प्लीज़ उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस की एक जो प्रोसेस है, इसके अंदर जो ये प्रोसेस के लिए एक जो रिसेप्टर होता है मेगेलिन जो है इस्तेमाल होता है, तो इसके ज़रिए एंडोसाइटोसिस हो जाता है, ठीक है। तो एंटर हो गया। एंटर हो जाने के बाद ये जो कोलाइड ड्रॉपलेट्स है ये सेल के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं, तो लाइसोसोम से ये फ्यूज़ हो जाते हैं। फ्यूज़ हो जाने के बाद ये कोलाइड ड्रॉपलेट ब्रोक यानी कि टूट जाता है और ये पूरे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर रिलीज होते हैं। तो T3 और T4 जो है डिफ्यूजन के ज़रिए ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं और ये MIT यानी कि मोनोआइडोटायरोसिन और DIT डाइओडोटायरोसिन फिर से वापस चले जाते हैं थायरोग्लोबिन मॉलिक्यूल के और उस फिर से हार्मोन बनाने में काम आते हैं। तो ये जो थे स्टेप्स है सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स में, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको शायद 5 मार्क्स का ये सवाल रहेगा, आपको सिर्फ ये मैकेनिज्म बताना है फॉलिकुलर सेल्स में कैसे ये T3 एंड T4 पैदा होते हैं। ओके, सो T3 T4 जो है फॉलिकुलर सेल्स में पहले आयोडीन चला जाएगा, आयोडीन अपटेक होगा, फिर थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल और आयोडीन जो है कोलाइड ल्यूमन में जाएगा और आयोडीन और थायरोग्लोबुलिन मिल जाएंगे, तो थायरोग्लोबुलिन में ये टायरोसिन होता है। तो ये मिलने के बाद अल्टीमेटली T3 एंड T4 बन जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। जब ये ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, ये ट्रांसपोर्ट कैसा होगा? तो ट्रांसपोर्ट 2 किस्म से होगा, बॉन्ड फॉर्म और फ्री फॉर्म। तो तकरीबन 99% जो है बॉन्ड फॉर्म, यानी कि ये जो T3 T4 हार्मोन से अब दूसरी जगह से खून में निकल गया। अब ये थायराइड हार्मोन दिमाग को भी जाना पड़ेगा, हार्ट को भी जाना पड़ेगा, हर बॉडी के हर जगह, मसल्स के पास भी जाएगा, हड्डी में भी जाएगा, सब जगह जाएगा। तो ये कैसे जाएगा? खून के जरिए हमारे पूरे जिस्म में जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट जो है बॉन्ड फॉर्म, तो इसके साथ में जो है एक केमिकल अटैच होगा, तो एक प्रोटीन केमिकल अटैच होगा, तो वो प्रोटीन का नाम है थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो 70% जो है जो हार्मोन है T3 T4 थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन TBG उससे जुड़ा हुआ ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा तकरीबन 25 to 30% दूसरे प्रोटीन्स भी हैं, जैसे कि प्री अल्ब्यूमिन इसको और अल्ब्यूमिन, और फ्री फॉर्म में जो है जस्ट 0.5% है T3 का और 0.05% है T4 का। यानी कि जो भी जो थायराइड ग्लैंड के जो एक्शंस होते हैं वो फ्री फॉर्म से होते हैं। ये अनबॉन्डेड फॉर्म कुछ थायराइड ग्लैंड का एक्शन नहीं कर सकता। तो ये जो उसी का है ट्रांसपोर्ट होता है थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन से, अल्ब्यूमिन से, और प्री अल्ब्यूमिन को ट्रांसथायरेथिन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो था ट्रांसपोर्ट। उसके बाद फाइनली मेटाबॉलिज्म, यानी कि अपना काम कर दिया, हार्ट को जाके थायराइड हार्मोन जो है हार्ट का बीपी बढ़ाएगा, हार्ट के जो है कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कैसे करेगा, दिमाग को जाके भी करेगा। तो उसका जो भी एक्शन है करने के बाद थायराइड हार्मोन का फेट क्या है, यानी कि मेटाबॉलिज्म होकर फिर एक्सक्रीशन होगा। तो लीवर में जाने के बाद 3 मेथड से उसका मेटाबॉलिज्म होगा, डीआयोडीनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन और कॉन्जुगेशन। यानी कि 40% ऑफ T4 इज डीआयोडीनेटेड इनटू T3, यानी कि T4 जो है T3 में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द एंजाइम 5-डीआयोडीनेज। यानी T4 को जब ये एंजाइम रिएक्ट करेगा तो T3 बन जाएगा और डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो बहुत से थोड़े से फॉर्म में डीकार्बोक्सिलेशन में टेट्राक यानी कि टेट्राआइडोथायरोसिटिक एसिड और ट्राईआइडोथायरोसिटिक एसिड बनेंगे। और कॉन्जुगेशन 15% जो है कॉन्जुगेटेड लीवर में जो है ग्लूकुरोनाइड और सल्फेट्स बनेंगे। तो अल्टीमेटली ये बन के एक्सक्रीट होंगे यूरिन के जरिए। ओके, तो ये था पहला ऑब्जेक्टिव, सिंथेसिस, सीक्रेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है फिजियोलॉजिकल एक्शंस, उसके बाद रेगुलेशन है, फिर अप्लाइड एस्पेक्ट, वो हम पार्ट 2 या पार्ट 3 में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए ऐसे हम वीडियोस, ताकि हम और भी बनाएं। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।